इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद विपक्षी एकजुटता को नई धार देने के मकसद से इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक दिल्ली में हुई। कांग्रेस की अगुवाई में करीब 2.5 घंटे चली बैठक में 25 दलों के नेताओं ने चुनावी पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने पर सहमति जताई है। बैठक में नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। इंडिया ब्लॉक ने नियमित अंतराल पर बैठकें करने का भी फैसला लिया है। आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ है। कमरहट्टी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर अंडे फेंके और तोड़फोड़ की। इस हमले के बाद मदन मित्रा को इलाके से वापस लौटना पड़ा। हालांकि घटना के वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तृणमूल नेता ने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी गाड़ी पर अटैक करवाया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कोई हमला था ही नहीं, बल्कि मदन मित्रा ने ये अटैक खुद अपने ऊपर करवाया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला हुआ। कमरहट्टी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर अंडे फेंके और तोड़फोड़ की। इस हमले के बाद मदन मित्रा को इलाके से वापस लौटना पड़ा। हालांकि घटना के वक्त वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तृणमूल नेता ने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी गाड़ी पर अटैक करवाया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो कोई हमला था ही नहीं, बल्कि मदन मित्रा ने ये अटैक खुद अपने ऊपर करवाया है। उसने अपने लोगों से ही अपने गाड़ी पर अटैक कराया है ताकि उसको सिक्योरिटी मिल सके, इसीलिए। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये चीज मांगे कि हमको साजिश की है और मार भी नहीं सका, मेरा मर्डर करने का साजिश। अनवर किसका आदमी है पहले वो साबित कर दे। अनवर उसका क्रिमिनल था, उसकी तोलाबाजी करता था, एक तो एक्सटॉर्शन करने वाला, एक अंतरजातीय क्रिमिनल है। ये झारखंड, बिहार और बंगाल उसका आर्म्स सप्लाई का धंधा है, आर्म्स का नेटवर्क चलाता है। उसका एक फ्रंटमैन है शहबाज बोल के एक लड़का है, वो उसका फ्रंटमैन है। और ये सारा गेम वहाँ सारे हिंदुओं की ज़मीन ज़बरदस्ती उसने दखल कर लिया है अनवर ने। और ये अनवर मदन मित्रा का फ्रंटमैन है, मदन मित्रा का फ्रंटमैन शहबाज है, और उसने ये सारा नेटवर्क अपने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया और कोई घटना नहीं। But every TMC leader is being attacked. And attacked by the public. Rather, I will not say attacked, but eggs are being hurled at them. So you get what you sow. Karma, we have learned. What you sow, you reap that. So TMC leaders all these 15 years have shown their audacity.
how corrupt they are, and they thought they are indispensable. But people of Bengal have shown where they belong to. वहीं विपक्षी नेताओं की भी इस अटैक पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सपा एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है तो सीपीआईएम तो कह रही है कि ये घटनाएं वो कर्मा हैं जो वो पिछले 15 सालों से करते आ रहे थे। Everybody is calling them chor because they have looted the state for 15 years. So because of that, they created the situation. But I do not think that anybody should be attacked. Even a criminal also should not be attacked. A criminal also should be tried and punished by the court. A criminal also should not. We condemn any attempt of killing, attacking any political leader, right or wrong. But the also things is that they created the situation. They made people unhappy in such a way that they are asking him chor, attacking them. They're paying back on their own coin. कहीं न कहीं पूरे देश में जब नीट परीक्षा को लेके छात्रों में गुस्सा है, छात्र उस समस्या को लेके लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उस बीच में कोचिंग संस्थानों का झगड़े को तूल देना, वो कहीं न कहीं ये बात साबित करता है कि जनता का ध्यान कहीं न कहीं नीट की परीक्षा से हटाने का भी प्रयास है। जहाँ तक प्रकरण का सवाल है खान सर उनकी कोचिंग का, तो जो किसी ने भी कानून तोड़ा है या किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर संसद के बाद 8 जून की बैठक में पहली बड़ी अंदरूनी 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। डीएमके ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है, सर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को 2029 में भी हराएंगे, 27 में भी हराएंगे और इंडिया गठबंधन की एकता को कमजोर करने का प्रयास किसी का भी वो सफल नहीं होगा। बहरहाल मदन मित्रा पर किया गया ये हमला चर्चा में है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, टीएमसी की तरफ से कुछ न कुछ दावे लगातार हो रहे हैं, जिसके पीछे टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। बिहार के दानापुर से आई एक खौफनाक खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया है। कल देर शाम 2 गुटों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग में महज कुछ ही मिनटों के भीतर एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया। इस खूनी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से नितिन के घर पर कोहराम मचा हुआ है। बेटे का शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के दानापुर से आई एक खौफनाक खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया है। कल देर शाम 2 गुटों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग में महज कुछ ही मिनटों के अंदर एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया। इस खूनी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद से नितिन के घर पर कोहराम मचा हुआ है। बेटे का शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक नितिन के परिजनों ने बताया कि 2 गुटों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गोलीबारी हो गई, जिसमें नितिन को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अरे वही गोली मार दिया था, नहीं देते थे आओ का। खबर मिला तो हम आए आओ का। किसको गोली मार दिया? अरे भगना के मार दिया था आओ का। क्या नाम है? नितिन कुमार। कहाँ का रहने वाला है? मुस्तफापुर का। क्या कुछ विवाद हुआ था? नहीं कुछ नहीं, बहुत सीधा लड़का था। कितना गोली मारा है क्या पता चला? ये तो पता नहीं चला। हम तो घर पर थे। सुने तो आवाज है तो वही सुने कि नल्ला पर तारा चौक गोली मारा, मौत हो गया। जैसे हम अभी काम करते हैं 7 बजे, तो नहा धो के घर पर जैसे कि कुछ खाना खा लेते हैं, तो लोग घर से हल्ला किया कि भगना को गोली लग गया नल्ला पर। तो हम गए तो देखे कि इसका कहानी खत्म है। क्या नाम है इसका? नितिन कुमार। कहाँ का ही रहने वाला है आपका? मुस्तफापुर।
यहाँ पर ये रहता था? हाँ, किराया में। किराया पर। क्या काम करता था? काम कुछ नहीं, अभी नाबालिग था, 16-17 साल। पढ़ाई वढ़ाई करता था क्या? पढ़बो नहीं करता, इसी घरे रहता था। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने करीब 7 से 8 खोखे और शराब की बोतलें बरामद की हैं। आगे की जांच की जा रही है। दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में एक गोलीबारी की घटना घटित हुई है और इसमें एक युवक नितिन कुमार, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, इसको गोली लगी है और इलाज के लिए इसको अस्पताल के लिए रेफर किया गया था और इसकी डेथ हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। और आरंभिक अनुसंधान में यही पता चला है कि 2 गुटों के बीच झगड़ा था और आपसी बातों को लेकर इनके बीच में दिन में भी झगड़ा हुआ था और उसी में फिर शाम को उनके बीच में फायरिंग हुई है और इसमें एक अन्य व्यक्ति विजय कुमार को भी गोली लगी है। हालांकि उनको रेफ़र कर दिया गया है पीएमसीएच में और अग्रतर कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं और एफएसएल की टीम को भी इसमें सूचित कर दिया गया है और वो टीम विजिट करेगी। जो साक्ष्य संकलन इसमें घटनास्थल से हो सकता है वो टीम के द्वारा किया जाएगा। नितिन की मौत ने पूरे दानापुर में एक अजीब सा डर और भारी आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। संभल में एक बार फिर रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। जिले के कसेरवा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी बेदखली आदेश के अनुपालन में 2 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को हटाने का काम लगातार जारी रहा। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का तनाव न फैले, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 5 थानों की पुलिस, पीएसी और अतिरिक्त सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में मुस्तैद रहे। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान मस्जिद परिसर से झंडे और पोस्टर मिलने की बात भी सामने आई है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार चुनिंदा धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। संभल में एक बार फिर रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। जिले के कसेरवा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद के खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी बेदखली आदेश के अनुपालन में 2 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को हटाने का काम लगातार जारी रहा। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का तनाव न फैले, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 5 थानों की पुलिस, पीएसी और अतिरिक्त सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में मुस्तैद रहे। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान मस्जिद परिसर से झंडे और पोस्टर मिलने की बात सामने आई है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। सुनिए इस पूरे मामले पर संभल प्रशासन और पुलिस का क्या कहना है। 120 वर्ग मीटर पर ये बना हुआ है। इस कब्रिस्तान की लैंड पर लोगों की आबादी भी बसी हुई है, लेकिन आबादी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ जो धार्मिक स्ट्रक्चर बना है उसी पर कार्रवाई की गई है। मुतवल्ली पर कुछ जुर्माना लगा है और फिर वो मुतवल्ली से वसूला जाएगा। देखिए, नखासा थाना क्षेत्र में कसेरवा गांव में आज ध्वस्तीकरण की ये जो कार्रवाई की जा रही थी, उसमें जो भवन है उसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री जो है वो पाई गई है, जिसको संज्ञान में लेते हुए स्थानीय नखासा पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में 7 से 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। बर्क ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया है। ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है। जो प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं 1995 यूपी गजट ईयर में भी ये 1951 नंबर पर मस्जिद रजिस्टर्ड थी, और जो 1984 में रजिस्टर्ड वक्फ में हुई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी, वक्फ बाय यूजर की किसी व्यक्ति ने नहीं की थी।
और ये सरकार द्वारा भी 1995 यूपी गजट में ईयर में भी 1951 नंबर पर मस्जिद है। और वक्फ एक्ट चाहे पुराना हो या नया हो, उसके अंदर सीधे सीधे तौर पर ये चीज क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की होगी उसको कोई अधिकारी अपने आप सुनवाई नहीं करेगा, उसका क्लियर जो करेगा वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। प्रशासन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मस्जिद के आसपास स्थित मकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या जनहानि की आशंका को टाला जा सके। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया था और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से कोचिंग जगत से जुड़ा एक विवाद लगातार सुर्खियों में है। छात्रों के बीच लोकप्रियता को लेकर चर्चा में रहने वाले खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पटना से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फैजल खान की तलाश में पटना और आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है। इस बीच खान सर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इस मामले में पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा कर दिया है। खबर है कि बिहार पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा है। वहीं जेडीयू का कहना है कि खान सर को पटना पुलिस का सहयोग और कानून का सम्मान करना चाहिए। चर्चित कोचिंग सेंटर और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर अब तक फरार हैं। खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने एक टीम बनाई है, लेकिन उस टीम के हाथ अब तक खाली हैं। कहा जा रहा है कि खान सर की तलाश कर रही पटना पुलिस ने नोएडा पुलिस से भी संपर्क साधा है, लेकिन अब तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या खान सर नोएडा में है, और अगर नोएडा में है तो खान सर को कौन छुपा रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है। इस बीच खबर है कि कथित फायरिंग केस से मुश्किलों में घिरे खान सर आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्या लगता है सर कि वो आज उनका बेल फाइल हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। वहीं खान सर पर सियासी पारा भी हाई है। जहां बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। खान सर को पटना पुलिस का सहयोग और कानून का सम्मान करना चाहिए। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कोचिंग वाले को इतनी प्रोमिनेंस देने की जरूरत नहीं है। देखिए, फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने एक टीम का गठन किया है और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनसे सबों की अपेक्षा है कि छात्रों के हित में, राज्य के हित में उन्हें पटना पुलिस का सहयोग करना चाहिए और कानून का सम्मान करना चाहिए। इस वक्त हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर खान सर कहां चले गए, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे। सवाल यही है कि क्यों खान सर पटना पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर खान सर को किस बात का डर है। अब देखना होगा कि पुलिस खान सर को कब तक अरेस्ट कर पाती है। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी और होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड के आरोपी रहे कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कमलेश बिंद के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर को संदिग्ध बताते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में कमलेश बिंद को पहले हिरासत में ले जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में मुठभेड़ की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जाता है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जज ने यह कहा है, मालूम किसके लिए कहा है? संजय प्रसाद जी के लिए कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री के माने उनके काम को संभालने वाला सबसे नंबर 1 जिम्मेदार व्यक्ति है, जो गृह विभाग का मालिक है, उसी के लिए बात कही गई है। मनमाना गैंगस्टर लगाना, अदालतों का आदेश न मानना, जिले में बैठे हुए अधिकारी कुछ देर तक तो कोशिश करते हैं कि कुछ संभल के कार्रवाई हो, लेकिन ऊपर से ऐसे हथौड़ा बजाया जाता है कि जैसे लगता है कि जिले के अधिकारियों ने अपनी मानसिकता ही गुलामी की मानसिकता बना ली। सबसे पहले यहां एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें
4 लोगों को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो हुई है, यहाँ पर कमलेश बिंद जो इस घर का 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा था, उसको पुलिस ने बताया कि हमने पुलिस मुठभेड़ में यहीं आदर्श गांव के समीप कहीं गोली में मुठभेड़ में मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम खबर मथुरा से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज सहपरिवार ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तिलक लगाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को लेकर चिंता रहती है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने आज सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज और एमबी गर्ल्स कॉलेज का निरीक्षण कर शैक्षिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की साफ सफाई, गतिविधियों और छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।